इतिहास में ना कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो किरदारों की महानता के पीछे छिपे उनके इंसानी दर्द को सामने ले आती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं। ये कहानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की नहीं, बल्कि एक पिता मोहनदास करमचंद गांधी और उनके सबसे बड़े बेटे हरिलाल गांधी के बीच के एक बहुत ही उलझे हुए टूटे हुए रिश्ते की है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो गांधी माय फादर नाम की किताब पर लिखी गई एक बहुत ही गहरी समीक्षा है। और ये समीक्षा सिर्फ एक किताब के बारे में नहीं है, बल्कि यह हमें उस सवाल के सामने लाकर खड़ा करती है कि जब कोई व्यक्ति देश के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देता है तो उसके अपने परिवार को उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है। तो चलिए इस दर्द भरे रिश्ते की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस कहानी का केंद्र क्या है। ये जो पिता पुत्र के बीच का टकराव था वो आखिर था किस बारे में? क्या ये सिर्फ एक आम बाप बेटे का झगड़ा था, जैसा लगभग हर घर में होता है? यहीं पर ये कहानी आम से खास हो जाती है। समीक्षा से जो सबसे कह सकते चौंकाने वाली बात उभर कर आती है वो ये है कि ये सिर्फ पिता पुत्र का झगड़ा नहीं था। अच्छा। ये दो दर्शनों का, दो विचारधाराओं का सीधा टकराव था। एक तरफ थी गांधी जी की विचारधारा स्व से पहले राष्ट्र, यानी अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर देश की सेवा। बिल्कुल। और दूसरी तरफ थी हरिलाल की अपनी पहचान बनाने की छटपटाहट। वो बस एक साधारण इंसान की तरह पढ़ना लिखना चाहते थे, बैरिस्टर बनना चाहते थे, मतलब अपने पैरों पर खड़े होना चाहते थे। हाँ, और वो अपने पिता की परछाई में नहीं जीना चाहते थे। तो एक तरफ एक महामानव का आदर्शवाद और दूसरी तरफ एक बेटे का एक बहुत ही मानवीय सपना। और त्रासदी शायद यही थी कि दोनों अपनी अपनी जगह पर शायद सही थे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। समीक्षा इसी बात पर रोशनी डालती है। गांधी जी की देश के लिए जो असाधारण लगन थी, उसमें मतलब अनजाने में ही उनका परिवार कहीं पीछे छूट गया। अनजाने में ये शब्द बहुत जरूरी है यहाँ। हाँ, ऐसा नहीं था कि वो जानबूझकर अपने परिवार को नजरअंदाज कर रहे थे, लेकिन जब आपका लक्ष्य इतना बड़ा हो तो छोटी छोटी पारिवारिक खुशियां और जरूरतें शायद दिखाई नहीं देती। और यही जो वैचारिक दूरी थी ना, वो धीरे धीरे एक ऐसी खाई बन गई जिसे कभी भरा ही नहीं जा सका। और यहीं से हरिलाल की कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ लेती है। समीक्षा में यह भी जिक्र है कि हरिलाल एक होनहार और जिंदा दिल नौजवान थे। फिर उनके जीवन में इतना अंधेरा कैसे छा गया? ऐसा क्या हुआ कि वो पूरी तरह से बिखर गए? देखिए, समीक्षा के मुताबिक हरिलाल असल में कई दबावों के बीच पिसरे थे। जी। इसे एक एक करके समझते हैं। जी। पहला और सबसे बड़ा दबाव था अपने पिता की महानता का बोझ। जरा सोच कर देखिए, जब आपके पिता को पूरी दुनिया महात्मा कहती हो, तो आपका एक साधारण जीवन जीने का सपना भी एक विद्रोह जैसा लगने लगता है। हर कोई आपसे भी उसी महानता की उम्मीद करता है जिसे आप शायद पाना ही नहीं चाहते। ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। हर कदम पर तुलना, हर फैसले पर सवाल। और दूसरे दबाव क्या थे? दूसरा था वो एहसास कि उन्हें अपने पिता से वो भावनात्मक सहारा नहीं मिल रहा था जिसकी उन्हें शायद सबसे ज्यादा जरूरत थी। समीक्षा कुछ पत्रों का हवाला देती है जिनसे ये पता चलता है कि हरिलाल को हमेशा ये लगा। क्या लगा? कि उनके पिता का प्यार और ध्यान देश और उनके आदर्शों में बंट गया है। और तीसरा दबाव था लगातार आर्थिक नाकामी और व्यक्तिगत निराशाएं। जब उन्हें अपने पिता से कोई मदद नहीं मिली और वो खुद भी सफल नहीं हो पाए, तो वो टूटते चले गए। और इस टूटन का नतीजा क्या हुआ? मतलब उनका आत्मविनाश किस हद तक गया? समीक्षा में इसका बड़ा ही मार्मिक चित्र खींचा गया है। शराब की लत, कर्ज में डूबना, दिवालिया हो जाना। अरे बाप रे! यहाँ तक कि उन्होंने विरोध में कुछ समय के लिए धर्म भी बदल लिया था। उनके अपने परिवार, उनकी पत्नी और बच्चों से रिश्ते खराब हो गए। वो एक ऐसा इंसान बन गए जो पूरी जिंदगी बस अपने पिता की परछाई से लड़ता रहा और अंत में उसी में खो गया। ये सब सुनकर तो ऐसा लगता है कि किताब गांधी जी को एक कठोर और शायद एक बुरे पिता के तौर पर दिखाती है। क्या ये सच है? क्या समीक्षा का झुकाव गांधी को एक विलेन बनाने की तरफ है? नहीं, और यही इस समीक्षा की सबसे बड़ी खूबी है। वो गांधी जी को विलेन नहीं बनाती, बल्कि उन्हें एक इंसान बनाती है। इंसान बनाती है? हाँ, ये मानती है कि गांधी जी एक पिता के रूप में शायद नाकाम रहे, लेकिन ये उनकी महानता को कम नहीं करती। ये बस ये दिखाती है कि वो भी इंसान थे जिनसे गलतियां हुईं। ये एक महान व्यक्ति के महान संघर्ष और एक पिता की मानवीय कमजोरियों दोनों को एक साथ सामने रखती है। ये बात मुझे सच में हैरान कर रही है।
मतलब किताब गांधी को एक विलन की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह दिखाती है जो अपने आदर्शों की भारी कीमत चुका रहा था। ये तो कहानी को और भी ज्यादा दुखद बना देता है। बिल्कुल, समीक्षा यही तर्क देती है। वो गांधी जी को भगवान के आसन से उतारकर हमारे बीच लाकर खड़ा कर देती है, अपनी सारी कमियों और संघर्षों के साथ। रहा था, वो अपने ही बेटे को रास्ता नहीं दिखा पाया। ये उनकी अपनी त्रासदी थी। लेकिन एक सवाल उठता है, इस कहानी पर हम कितना यकीन कर सकते हैं? ये बहुत ही व्यक्तिगत और भावनात्मक बातें हैं। क्या ये सब ऐतिहासिक तौर पर सच हैं या फिर इसे नाटकीय बनाने के लिए कुछ चीजें जोड़ दी गई हैं? ये बहुत बहुत जरूरी सवाल है और समीक्षा इस पर भी खुलकर बात करती है। लेखक का मानना है कि किताब का लगभग 70 से 80% हिस्सा ऐतिहासिक रूप से एकदम पक्का है। 70 से 80%? जी, इसका आधार गांधी और हरिलाल के बीच लिखे गए खत, उनकी डायरियां और दूसरे सरकारी दस्तावेज हैं। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। इन दस्तावेजों से उनके तनाव भरे रिश्ते की साफ पुष्टि होती है। गांधी जी ने खुद कई पत्रों में ये माना था कि उन दोनों के बीच बातचीत लगभग बंद हो चुकी थी। तो सबूत तो मौजूद हैं, लेकिन फिर वो बाकी 20-30% का क्या? जब समीक्षा ये कहती है कि कुछ हिस्सा शायद नाटकीय हो सकता है, तो इसका क्या मतलब है? क्या ये किसी खास घटना के बारे में है या ये सिर्फ किरदारों के बीच की बातचीत को मसालेदार बनाने के लिए है? ये एक बहुत बारीक बात है। समीक्षा इशारा करती है कि जो 20-30% हिस्सा नाटकीय है, वो शायद उन जगहों पर है जहां ऐतिहासिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अच्छा। जैसे पिता पुत्र के बीच बंद दरवाजों के पीछे असल में क्या बात हुई होगी, उनके मन में क्या चल रहा होगा। इन खाली जगहों को भरने के लिए लेखक ने शायद कल्पना का सहारा लिया होगा, ताकि कहानी का भावनात्मक असर बढ़ाया जा सके। बिल्कुल। हो सकता है कि गांधी जी की छवि को कहीं कहीं जरूरत से ज्यादा सख्त दिखाया गया हो, ताकि हरिलाल का दर्द और ज्यादा उभर कर सामने आए। अच्छा, तो मतलब बड़ी घटनाएं सच्ची हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द की जो भावनाएं हैं, उन्हें शायद थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। समीक्षा में एक और बात कही गई है कि हरिलाल की अपनी गलतियों का विश्लेषण उतनी गहराई से नहीं किया गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि किताब का फोकस गांधी जी की कथित कठोरता पर ज्यादा है और हरिलाल के अपने फैसलों और उनकी जिम्मेदारियों पर कम। हरिलाल ने अपनी जिंदगी में जो चुनाव किए, उनकी नाकामी के लिए वो खुद कितने जिम्मेदार थे, इस सवाल को शायद थोड़ी नरमी से लिया गया है। समीक्षा के मुताबिक कहानी हरिलाल को एक विक्टिम या पीड़ित के तौर पर ज्यादा देखती है। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या है? क्या ये किताब पढ़ने के बाद गांधी जी के बारे में लोगों की राय बदल जाती है? क्या ये उनकी महात्मा वाली छवि को नुकसान पहुंचाती है? समीक्षा का निष्कर्ष इस मामले में बहुत दिलचस्प है। हाँ, ये राय बदल सकती है, लेकिन शायद एक बेहतर और ज्यादा परिपक्व दिशा में। बेहतर दिशा में? कैसे? ये किताब गांधी जी को एक तरफा महापुरुष के आसन से उतारकर उन्हें एक जटिल इंसान के रूप में दिखाती है। एक ऐसा इंसान जो महान था, लेकिन परफेक्ट नहीं था। लेकिन क्या ये तर्क नहीं दिया जा सकता कि एक व्यक्ति जो पूरे देश का पिता बनने निकला हो, उसे अपने परिवार के साथ थोड़ी रियायत नहीं बरतनी चाहिए थी? क्या दोनों को साधना वाकई असंभव था? ये सवाल इस कहानी के केंद्र में है और समीक्षा पाठक को इसी पर सोचने के लिए मजबूर करती है। किताब इसका कोई सीधा जवाब नहीं देती, वो बस ये दिखाती है कि गांधी जी के लिए ये एक चुनाव था और उन्होंने देश को चुना। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें अपने बेटे से प्यार नहीं था, लेकिन उनके लिए कर्तव्य हमेशा व्यक्तिगत भावनाओं से बड़ा रहा, तो ये उनकी छवि को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि उसे मानवीय बनाती है। पाठक ये समझता है कि महान आदर्शों की कीमत होती है जो कई बार आपको अपने सबसे करीबी रिश्तों से चुकानी पड़ती है। तो ये उनकी छवि को नष्ट नहीं करती, बल्कि उसे और ज्यादा गहरा और ज्यादा सच्चा बनाती है। उसे भरा हो सकता है। ये उन्हें और भी ज्यादा जमीन से जुड़ा हुआ दिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि महात्मा बनने से पहले वो भी एक इंसान थे, एक पिता थे, जो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से उसी तरह जूझ रहे थे जैसे शायद हम सब कभी न कभी जूझते हैं। तो आज के इस बातचीत से ये साफ है कि गांधी माय फादर सिर्फ एक जीवनी नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरी और भावनात्मक कहानी है। ये हमें सिर्फ हरिलाल गांधी के दुखद जीवन से नहीं मिलाती, बल्कि ये एहसास भी कराती है कि महानता की राह अक्सर निजी बलिदानों से होकर गुजरती है। और ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या असाधारण लक्ष्यों को पाने के लिए हमेशा एक व्यक्तिगत कीमत चुकानी ही पड़ती है?
या फिर महानता और निजी जीवन की खुशियों के बीच संतुलन बनाना मुमकिन है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को अपने जीवन के संदर्भ में खुद ही खोजना पड़ता है।